आज की कहानी का नाम है जोरू का गुलाम सास बहू का रिश्ता। दफ्तर से आज आधे दिन की छुट्टी लेकर रोहिणी घर आ गई। वह चाहती तो थी कि सीधे डॉक्टर के पास चली जाए, लेकिन दोपहर का वक्त था और इस वक्त उस लेडी डॉक्टर की डिस्पेंसरी बंद होती है जिसे रोहिणी दिखाना चाहती थी। वैसे भी कल्याण में जहां रोहिणी का घर है वहां से डिस्पेंसरी ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए उसने सोचा कि वह अपने पति अलंकार के दफ्तर से लौटने के पश्चात उसके साथ चली जाएगी। पिछले कुछ दिनों से रोहिणी को सुबह उठने में काफ़ी तकलीफ हो रही थी। उसे बहुत ज़्यादा आलसपन भी महसूस होने लगा था और कभी कभी सुबह के वक्त हल्का बुखार भी रहता। वह किचन में भी ठीक से खाना नहीं बना पा रही थी। किचन के मसालों की गंध उसे असहनीय लगने लगी थी। पहले तो रोहिणी को लगा कि शायद मॉर्निंग सिकनेस की वजह से उसे ऐसा हो रहा है, लेकिन आज तो ऑफिस में भी उसे काम करने में बड़ी तकलीफ होने लगी। तो वह घर आ गई और आते वक्त अलंकार को भी फ़ोन पर बता दिया ताकि वह भी घर जल्दी आ जाए और वे दोनों डॉक्टर के पास जा सके। वीटी से कल्याण की दूरी ट्रेन से लगभग 2 घंटे की है, जिसकी वजह से घर आते ही रोहिणी पूरी तरह से थक चुकी थी। वैसे तो वह रोज ही थक जाती थी, पर आज उसे कुछ ज़्यादा ही थकान महसूस हो रही थी। रोहिणी ने सोचा कि घर जाते ही वह पहले थोड़ी देर आराम करेगी, उसके बाद ही घर के कामों को हाथ लगाएगी। लेकिन यहाँ घर पहुँची तो उसने देखा सासू माँ सोफे पर लगभग लेटी हुई है और ससुर जी किचन में हैं। आमतौर पर ससुर जी किचन में कम ही दिखाई देते थे। रोहिणी कुछ कहती उससे पहले ही उसे दफ्तर से जल्दी आया देख सास कहने लगी, अरे रोहिणी, तुम जल्दी आ गई हो, चलो अच्छा हुआ। मेरे सिर में काफ़ी दर्द है। मेरे बहुत मना करने पर भी तुम्हारे बाबा मेरे लिए चाय बना रहे हैं। जरा तुम जाकर देख लो वे ठीक से चाय बना भी रहे हैं या नहीं। तुम तो जानती हो मैंने कभी दूसरी औरतों की तरह इन्हें जोरू का गुलाम बनाकर नहीं रखा, कभी इनके घर का कोई काम नहीं कराया, इसलिए तो इन्हें ठीक से चाय बनाना भी नहीं आता। अब तुम आ ही गई हो तो जाकर जरा चाय बना लाओ और सुनो, मेरे लिए पानी की गर्म थैली भी ले आना। ना जाने क्यों आज सुबह से मेरे घुटनों में भी दर्द हो रहा है। रोहिणी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करती उससे पहले ही रोहिणी के ससुर चाय और गर्म पानी की थैली लेकर आ गए। रोहिणी को जल्दी आया देखकर बोले, अरे बेटा, तुम कब आई? पता होता तो तुम्हारे लिए भी चाय बना देता। लो, तुम मेरी चाय ले लो, मैं अपने लिए दूसरी बना लेता हूँ। यह सुनते ही संपदा यानी रोहिणी की सास भड़क गई और कहने लगी, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? घर में बहू के होते हुए आप चाय बनाएंगे? शोभा देगा क्या? आप चाय पीजिए, यह अपने लिए चाय खुद बना लेगी। तुम जाओ रोहिणी, कुछ खाने के लिए भी बना कर ले आओ और अपने लिए चाय भी बना लेना। रोहिणी की आंखें नम हो गई। वह चिल्लाकर कहना चाहती थी कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसे किचन से आने वाले मसाले की स्मेल बर्दाश्त नहीं हो रही है और वह इस वक्त आराम करना चाहती है। लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं कहा क्योंकि वह जानती थी कि यदि अभी वह कुछ कहेगी तो घर पर महाभारत छिड़ जाएगा और वह ना डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जा पाएगी और ना ही अभी आराम कर पाएगी। इसलिए रोहिणी चुपचाप किचन में जाकर परेशानी होती हुई भी पकोड़े बनाकर ले आई और संपदा यानी अपनी सास के सामने रख कर अपने कमरे में चली गई। सास नहीं चाहती थी कि रोहिणी के रहते कोई और घर के काम करे, क्योंकि उसका मानना था कि घर की बहू को ही घर के सारे काम करने चाहिए। इसी में सास का मान और शान है। यदि अलंकार कभी रोहिणी की किचन में या किसी और काम में हाथ बटाने की कोशिश भी करता तो वे अपने बेटे को जोरू का गुलाम कहने से नहीं चूकती। यह जुमला अलंकार के पुरुषत्व को ठेस पहुंचाता। यह बात संपदा यानी उसकी सास बखूबी जानती थी। अलंकार इसलिए संपदा या घर के किसी अन्य सदस्य की उपस्थिति में रोहिणी की किसी भी प्रकार से मदद करने से कतराता। थोड़ी देर आराम करने के बाद भी रोहिणी की थकान दूर नहीं हुई। तभी संपदा की आवाज़ आई, रोहिणी रोहिणी, तुम्हारा आराम फरमाना हो गया हो तो रात के खाने की तैयारी शुरू कर दो। आज आनंद और संगीता आ रहे हैं, दोनों रात का खाना खाकर ही जाएंगे। कुछ अच्छा बना लेना।
रोहिणी समझ गई अब आराम कर पाना संभव नहीं, क्योंकि जब भी उसकी ननंद संगीता और नंदोई आनंद घर आते हैं कोई अपनी जगह से हिलता तक नहीं है। पानी भी सबके हाथों में लेकर पकड़ाना पड़ता है। संगीता और संपदा दोनों माँ बेटी रूम में ऐसे जमकर बैठ जाती हैं जैसे बात करने के अलावा घर पर कुछ और काम ही ना हो। ससुर जी और अलंकार भी बस आनंद के साथ ही बैठे रहते हैं और हर थोड़ी देर में चाय और उसके साथ कुछ ना कुछ खाने की फरमाइश का यह सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक संगीता और आनंद घर वापस नहीं लौट जाते। और बेचारी रोहिणी दौड़ दौड़ कर सबकी फरमाइशें भी पूरी करती और संगीता के 2 साल के बेटे मोनू को भी संभालती। जब भी रोहिणी इस विषय में अलंकार से कुछ कहती तो उसका बस एक ही जवाब होता, तुम क्या चाहती हो तुम्हारे रहते आनंद के सामने माँ घर का काम करे या कुछ घंटों के लिए आई मेरी बहन तुम्हारा हाथ बटाए। अपनी ससुराल में तो वह बेचारी काम करती ही है, अब यहाँ भी करे। या फिर तुम यह चाहती हो कि मैं तुम्हारे आगे पीछे घूमूं, किचन में तुम्हारा हाथ बटाऊं ताकि लोग मुझे जोरू का गुलाम कहें। इतना सब सुनने के बाद रोहिणी के पास कुछ कहने को रह ही नहीं जाता और उसकी जबान पर बस यह बात आकर ठहर जाती कि बाद आज लोगों की मानसिकता वहीं के वहीं है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। यदि कोई पति घर के काम करता है या फिर अपनी बीवी का किसी काम में हाथ बटाता है तो वह जोरू का गुलाम, और पत्नी घर के बाहर जाकर अपने कार्यक्षेत्र में पूरा दिन काम करती है, अपने पति का आर्थिक रूप से सहयोग करती है, घर का पूरा काम करती है, घर के हर सदस्य के ज़रूरतों का ख्याल रखती है, तो वह क्या है, घर की बहू है या घर की गुलाम। रोहिणी अपने ही विचारों में खोई हुई थी कि संपदा ने फिर आवाज़ लगाई और रोहिणी तबीयत ठीक ना होने के बावजूद किचन में आकर काम करने लगी। उसने सारा खाना आनंद और संगीता की पसंद के अनुसार ही बनाया ताकि उसे यह सुनने को ना मिले कि अरे यह क्या बना दिया, यह तो आनंद को पसंद नहीं, या फिर यह तो संगीता नहीं खाती, उसकी पसंद का कुछ और बना दो। खाना बनते बनते ही अलंकार भी दफ्तर से लौट आया और थोड़ी देर में संगीता भी अपने पति और बेटे के साथ आ पहुंची। सभी को चाय नाश्ता कराने के बाद जब रोहिणी ने अलंकार से कहा, चलो हम डॉक्टर के पास चलते हैं, तुम तो जानते हो मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं चल रही है, खाने के वक्त तक हम लौट आएंगे। रोहिणी के ऐसा कहने पर अलंकार कहने लगा, अरे यह तुम क्या कह रही हो, अभी संगीता और आनंद आए हुए हैं, उन्हें इस तरह छोड़कर जाना अच्छा नहीं लगेगा। और फिर आनंद क्या सोचेगा मेरे बारे में, एक काम करते हैं कल चलते हैं। आनंद से यह सब सुन रोहिणी से रहा नहीं गया और वह बोल पड़ी, कोई क्या सोचेगा, कौन क्या कहेगा, इस बात की चिंता है तुम्हें, लेकिन बीवी की सेहत खराब है, वह उसी हालत में घर और बाहर के काम कर रही है, इस बात का ख्याल नहीं है, क्योंकि तुम्हें तो सिर्फ और सिर्फ अपनी इमेज की ही चिंता है। यदि मेरे साथ चले जाओगे तो कहीं कोई तुम पर यह व्यंग्य ना कस दे कि देखो जोरू का गुलाम अपनी बीवी का पल्लू पकड़कर चला गया। तो ठीक है, तुम अपनी इमेज संभालो, मैं मम्मी जी से बात कर लेती हूँ और डॉक्टर को दिखा आती हूँ, कहकर रोहिणी वहाँ से चली गई। शादी के 1 साल बाद आज पहली बार रोहिणी ने इस प्रकार अलंकार से बात की। इससे पहले उसने कभी ना अलंकार से और ना ही घर के किसी दूसरे सदस्य से इस तरह ऊंची आवाज़ में बात की थी। रोहिणी गुस्से में तमतमाती हुई संपदा के कमरे की ओर बढ़ी, जहाँ संगीता और संपदा बातें कर रहे थे। जब रोहिणी कमरे के करीब पहुंची तो उसने सुना संगीता अपने पति आनंद की शिकायत संपदा से कर रही है। वह कह रही थी, मम्मी ये आनंद मेरी कोई बात नहीं सुनते और ना ही मानते हैं, घर के किसी भी काम में मेरा हाथ नहीं बटाते, घर का सारा काम और उस पर छोटे बच्चे को संभालना, मैं सुबह से लेकर शाम तक काम करके थक जाती हूँ। अगर मैं आनंद से कुछ करने को कहती हूँ तो उल्टा वे मुझसे ही नाराज़ होकर कहने लगते हैं कि मैं कोई जोरू का गुलाम नहीं हूँ जो तुम्हारे इशारे पर काम करूँ। और यदि कभी आनंद हेल्प करना भी चाहें तो सासू माँ इन्हें जोरू का गुलाम कहकर ताने देने लगती है। एक दिन तो सासू माँ मुझसे कहने लगी कि तुम्हारे मायके में भी तुम्हारी भाभी ही सारा काम करती है, जबकि वह तो जॉब भी करती है, फिर तुम क्यों नहीं कर सकती। मम्मी मैं तो तंग आ गई हूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या करूँ। अरे तुम परेशान क्यों होती हो, तुम आनंद को समझाने की कोशिश करो।
घर गृहस्थी अकेले से नहीं चलती, पति पत्नी दोनों को मिलकर इस गृहस्थी रूपी गाड़ी को चलाना पड़ता है। आनंद जरूर समझ जाएगा। और तुम सबके सामने आनंद से कभी कुछ काम करने को मत कहा करो। तुमने कभी देखा है मैं तुम्हारे पापा से कभी किसी के सामने कुछ काम करने को कहती हूँ? नहीं ना। ऐसा नहीं है तुम्हारे पापा चाय नहीं बनाते या घर का कोई काम नहीं करते, सब करते हैं, लेकिन अकेले में। इसलिए जब तुम दोनों अकेले में होते हो तभी आनंद से कुछ काम करने को कहा करो। इससे तुम्हारी सास को ताने मारने का मौका ही नहीं मिलेगा, समझी? संपदा समझाती हुई संगीता से कह रही थी। सारी बातें सुनने के बाद रोहिणी ने कमरे में जैसे ही प्रवेश किया, उसने कुछ सुना ही ना हो। रोहिणी को कमरे में देख संपदा और संगीता ऐसे घबरा गई जैसे उनकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। रोहिणी बड़ी विनम्रता पूर्वक बोली, मम्मी जी आज मेरी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, मुझे जाना है, मैं जल्दी ही लौट आऊँगी खाने से पहले। समय की नज़ाकत को देखते हुए संपदा ने रोहिणी को जाने की इजाज़त दे दी। जब रोहिणी घर लौटी तो अलंकार की आंखों में पछतावा और दुख था। वह जानता था कि रोहिणी को उसकी ज़रूरत है। वैसे रोहिणी आत्मनिर्भर है, वह अकेले जा सकती है, लेकिन रोहिणी के साथ जाना उसका फ़र्ज़ था। और वे लोग क्या कहेंगे कि मायाजाल में फंसकर रह गया। रोहिणी को देखते ही संपदा ने कहा, सब ठीक तो है ना? डॉक्टर ने क्या कहा? रोहिणी गहरी सांस भरते हुए बोली, मम्मी जी फिक्र की कोई बात नहीं है, सब ठीक है, बस कल एक टेस्ट करवाना है। कहकर रोहिणी सबके लिए खाना परोसने लगी। सभी के खाना खाने और संगीता व आनंद के जाने के पश्चात रोहिणी ने अलंकार को समझाया कि परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि अलंकार टेस्ट की बात सुनकर घबरा गया था। उसके चेहरे से साफ झलक रहा था। दूसरे दिन जब शाम को रोहिणी की रिपोर्ट आई तो पता चला कि रोहिणी माँ बनने वाली है। यह सुनकर सभी के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। रोहिणी को माँ बनने की खुशी तो थी, लेकिन वह यह बात भी जानती थी कि बच्चे के आने के बाद उसकी जिम्मेदारियां और काम दोगुना हो जाएंगे, क्योंकि अब भी रोहिणी की परिस्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं था। रोहिणी माँ बनने वाली है, यह जानने के बावजूद ना संपदा घर के कामों में उसका हाथ बटा रही थी और ना अलंकार। संपदा को घर के कामों में रोहिणी का हाथ बटाना सास की शान के खिलाफ लगता और अलंकार जोरू का गुलाम नहीं कहलाना चाहता था। अब तो संपदा के ताने की लिस्ट में कुछ और ताने भी जुड़ गए थे, जैसे आजकल की बहुएं तो पति को उंगलियों पर नचाना चाहती। अरे भाई, हमने भी तो दो दो बच्चे जने हैं और बिना किसी की मदद से बड़ा किया है, हमें तो कभी किसी की मदद की ज़रूरत नहीं पड़ी। और आजकल की लड़कियां तो बस ससुराल वालों से काम कराने के मौके ढूंढती रहती हैं। रोहिणी घर के काम, दफ्तर के काम और प्रेगनेंसी की वजह से स्वास्थ्य में हो रहे उतार चढ़ाव से परेशान होने लगी थी, लेकिन उसे कोई रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा था। वह अलंकार को समझा ही नहीं पा रही थी कि घर का काम करना या पत्नी का हाथ बटाने का अर्थ जोरू का गुलाम नहीं होता। अचानक रविवार की एक सुबह संगीता रोती हुई अपने बेटे मोनू के साथ घर पहुंची। संपदा बेटी को इस हाल में देखकर घबरा गई। अलंकार और उसके पिता भी परेशान हो गए। संगीता लगातार बिना कुछ कहे रोए जा रही थी। तभी रोहिणी संगीता को शांत कराते हुए बोली, आखिर बात क्या है जो तुम इस तरह आ गई हो, कुछ तो बताओ। तब संगीता रोते हुए कहने लगी, भाभी, आनंद मेरी कोई हेल्प नहीं करते। आज सुबह मैं किचन में थी और मोनू ने अपनी ड्रेस गीली कर ली। जब मैंने आनंद को कहा कि वे मोनू की ड्रेस चेंज कर दे तो वो मुझसे झगड़ने लगे और कहने लगे कि यह तुम्हारा काम है, तुम संभालो। और जब मैंने कहा कि मैं किचन में इंगेज हूँ तो आनंद मुझसे कहने लगे कि मैं कोई जोरू का गुलाम नहीं जो तुम्हारे इशारे पर नाचूं। और इतना ही नहीं, आज तो आनंद ने मुझ पर हाथ भी उठा दिया। अब आप ही बताइए भाभी, अपने बच्चे के कपड़े बदलने से क्या कोई जोरू का गुलाम हो जाता है? ऊपर से यदि किसी दिन आनंद मेरी हेल्प करना भी चाहे तो सासू माँ उन्हें जोरू का गुलाम कहकर रोक देती हैं। संगीता का इतना कहना था कि संपदा संगीता को डांटते हुए कहने लगी, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, सबके सामने आनंद से काम करने को मत कहा कर, जो कहना है अकेले में कहा कर। तुमने समझ में नहीं आता क्या मेरी बात? संपदा का इतना कहना था
कि रोहिणी के संयम का बाँध टूट गया और वह संपदा से कहने लगी, क्यों अकेले में कहेंगी? पति जब चाहे सबके सामने अपनी पत्नी को थप्पड़ जड़ सकता है, जो मन में आए कह सकता है, और पत्नी अपने पति से एक काम नहीं कह सकती, छोटी सी हेल्प की उम्मीद नहीं रख सकती? क्यों? यह सब आप जैसे लोगों की दोहरी व निम्न मानसिकता का नतीजा है। जब एक पत्नी पति का हर छोटे से छोटा काम करती है तो वह पत्नी धर्म कहलाता है और पति का पत्नी के प्रति कोई धर्म नहीं है। मम्मी जी, यदि आप संगीता को यह समझाने के बजाय कि अपने पति से अकेले में काम लिया करा, आनंद को यह समझाती कि पत्नी का हाथ बटाने से पति जोरू का गुलाम नहीं होता, तो यह नौबत नहीं आती। किसी ने बिल्कुल ठीक ही कहा है, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाए। जब रोहिणी यह सब कह रही थी, आनंद भी वहाँ आ गया था और सिर पकड़ाए खड़ा था। अलंकार की आंखें भी शर्म और पछतावे से झुकी हुई थी। संपदा को भी इस बात का दुख था कि वह स्वयं एक नारी होकर नारी के दर्द को समझने में चूक गई। अभी यह सब चल ही रहा था कि रोहिणी के ससुर सबके लिए चाय बनाकर ले आए। यह देखकर संपदा ने कहा, चाय के साथ नमकीन भी हो जाए, और बस यह सुनकर रोहिणी किचन की ओर मुड़ी ही थी कि अलंकार ने कहा, तुम आराम से बैठो, नमकीन मैं ले आता हूँ, क्योंकि अब मैं समझ चुका हूँ कि पत्नी का हाथ बटाने से पति जोरू का गुलाम नहीं हो जाता। और जब ये सब हुआ तो यह सुनकर पूरा माहौल ठहाकों से गूंज उठा। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हाँ, और भी अच्छी प्यारी कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।